दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में। आज फिर एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट एक और नया आपके लिए लेकर आए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट का एंजॉय कर रहे होंगे और उसको पढ़ रहे होंगे और जो ये टैगलाइन है इसको याद कर रहे होंगे। इस टैगलाइन को याद करते हुए हमेशा पढ़ना है कि अब की बार क्लर्क पार। जो सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन में जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उनको ही रिवाइज करवाता हूँ मैं। ऐसे नहीं कि ज़्यादा डीप आपको ले गया और पेपर में क्वेश्चन आए ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला, मिनिमम डिपॉजिट ऑफ MSSC अकाउंट। ये जो MSSC अकाउंट है इसकी जो फुल फॉर्म होती है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम डिपॉजिट कितना है। तो ऑप्शन है 0, 1000, 100 या 500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100। जो मिनिमम डिपॉजिट होगा MSSC में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में वो होगा 1000 का। और अगर आप कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो उस क्वेश्चन नंबर डाल के और थोड़ा हिंट देके तब पूछा करो, तभी जाके आंसर आपको मिल पाएगा। नहीं तो ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ISSC। जो ISSC है इसकी फुल फॉर्म क्या है? आइडियल सिस्टम सर्विस सेंटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस सेंटर, इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस कोड या इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम सेंटर। तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस सेंटर। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्विस सेंटर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया फॉर स्मॉल फार्मर्स। जो छोटे किसान होते हैं उनके पास जो वो कब छोटे किसान कहलाएंगे? जब उनके पास ज़मीन कितनी होगी, क्राइटेरिया कितना होगा ज़मीन का, उनके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए तब वो छोटे किसान कहलाएंगे। 1 हेक्टेयर से ऊपर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, या मोर देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन होगी तभी वो छोटे किसान कहलाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो जो छोटा किसान होता है वो तब कहलाता है जब उसके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से और 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, तब वो स्मॉल फार्मर्स कहलाता है। और उसके बाद तो फिर बड़े फार्मर्स आ जाते हैं, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर RBI नॉर्म्स व्हाट इज़ द टाइमिंग फॉर कॉलिंग ऑफ NPA कस्टमर बाय रिकवरी एजेंट। अगर आपका अकाउंट NPA है, ठीक है, तो RBI की जो गाइडलाइन है, जो रिकवरी एजेंट होता है वो आपको किस टाइम से किस टाइम तक फ़ोन करेगा। जो रिकवरी एजेंट होता है वो अलग ही होता है, वो आपको किसी भी टाइम फ़ोन कर सकता है। लेकिन जो RBI ने समय मुकर्रर किया है कि टाइम, कि इस टाइम और इस टाइम के बीच ही RBI का जो जो रिकवरी एजेंट है वो NPA कस्टमर को फ़ोन कर सकता है। क्या 7 बजे से लेके 8 बजे के बीच में रात को, पहला ऑप्शन। दूसरा है 8 AM से 7 PM यानी 7 बजे तक। और तीसरा है 8 AM से 8 PM, या चौथा है 10 AM से 7 PM। तो मैक्सिमम ने तो चौथा मार रखा होगा आंसर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 8 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक, ऑप्शन नंबर बी
8 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक एक जो रिकवरी एजेंट होता है वो एनपीए कस्टमर को फ़ोन कर सकता है, क्योंकि वो तो एक वो नहीं है क्या, सिविल का है वो तो इसलिए उसको 8 से और 7 बजे तक फ़ोन करता हो। अगला क्वेश्चन है, विच अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एनपीए। इनमें से कौन सा जो अकाउंट है वो एनपीए की कैटेगरी में आता है। सबसे पहला ऑप्शन है SMA 0, दूसरा है सब स्टैंडर्ड, तीसरा SMA 1 और चौथा है SMA 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 सब स्टैंडर्ड, जब एनपीए की कैटेगरी में आता है सब स्टैंडर्ड। अब आपने ये बताना है कि कितने दिन के बाद अकाउंट एनपीए होता है। दिन के बाद, कितने दिन के बाद अकाउंट एनपीए होता है। ठीक है, दिन के बाद होता है। आपने दिन बताने कि इतने दिन के बाद सर अकाउंट एनपीए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजमेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू सफिशिएंट ऑफ फंड। अगर कोई भी आपको चेक देता है और चेक बाउंस हो जाता है, यानी उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता और वो आपको चेक दे देता है और चेक हो जाता है बाउंस, तो उस जो चेक देने वाला है तो उसको कितने साल की सज़ा हो सकती है एज पर अंडर सेक्शन 138(9) एनआई एक्ट के तहत। 5 साल की, 2 साल की या 3 साल की, या इसमें से कोई नहीं। तो उसको 2 साल की सज़ा होती है अगर चेक बाउंस हो जाता है। और चेक बाउंस होने के बाद अगर आपने उस पर कार्रवाई कर दी, किसी ने आपको चेक दिया और उसमें बैलेंस नहीं है और आपने उस पर अगर एक्शन ले लिया तो उसको 2 साल की सज़ा होगी। और या उसके साथ एक और प्रावधान है कि अगर मान लिया जाए उसने आपको चेक दिया 2000 का, तो उसको 2000 के डबल देने पड़ेंगे, ट्वाइस, और अमाउंट का डबल देगा। वो जितने चेक में लिखा है उससे डबल आपको अमाउंट देगा अगर चेक बाउंस हो गया है तो। ये है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के थ्रू। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आता है तो ये भी लिखें। क्वेश्चन आपको ढूंढ के आपके लिए लाए जाते हैं और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर कोई गलती होती तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आगे बढ़ते हैं फिर। मिनिमम अमाउंट फॉर अ केस टू बी एलिजिबल अंडर डीआरटी। ये डीआरटी की सबसे पहले तो डीआरटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। कि डीआरटी के कितना जो उसके अमाउंट है वो मिनिमम कितना अमाउंट होना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख हो गया, ये 20 लाख, 25 लाख, ये 50 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 लाख। डीआरटी के जो अमाउंट है वो मिनिमम होनी चाहिए 20 लाख रुपए। डीआरटी की फुल फॉर्म है डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ नोटिस मनी। कि नोटिस मनी का पीरियड क्या होता है। एक ये मनी होती है, ये कुछ दिनों के लिए दी जाती है, मतलब एक ऐसा रुपया होता है कि वो कुछ, इनका जो टाइम पीरियड होता है। ये नोटिस मनी ऐसे नहीं कि किसी को मनी के लिए नोटिस दे दिया, वो नोटिस नहीं है। ये कुछ चंद एक दिनों के लिए नोटिस मनी दी जाती है। तो ये जो नोटिस मनी है कितने दिनों के लिए, इसका टाइम पीरियड क्या है, कितने दिन के लिए दी जाती है। फोर्टनाइट, बिटवीन 2 days टू 14 days, बिटवीन 14 days अप टू 1 year, और अप टू 1 year। तो ये कुछ मिनिमम डेज़ के लिए दी जाती है, दिनों के लिए। ऐसे नहीं कि 1 साल के लिए दी गई है। ये जो नोटिस मनी है ये दी जाती है ऑप्शन नंबर बी
2 दिन से लेके और 14 दिन तक के बीच में ये वाली मनी दी जाती है और फिर आपको वो रिफ़ंड भी करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं नोटिस मनी। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो यूज्ड बाय आरबीआई। जो आरबीआई है, इस जो ऑप्शन है इनमें से किस में रिवर्स रेपो यूज़ किया जाता है? टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी, आइदर वन, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो रिवर्स जो रेपो रेट होता है, वो रेपो रेट होता क्या है कि जो बैंक होता है आरबीआई से रुपए लेता है, और रिवर्स रेपो रेट होता है कि बैंक आरबीआई को रुपए देते हैं, और जो बैंक आरबीआई ने बैंकों को रुपए दिए हैं तो उस पे ब्याज लगा के फिर वो आरबीआई को चुकाना पड़ता है। तो ये ऑप्शन है सेकंड वाला, टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी। अगला क्वेश्चन है, क्रिएशन ऑफ डीफ फंड इज बेस्ड ऑन विच एक्ट सेक्शन 20A। डीफ की जो फुल फॉर्म है वो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये जो डीफ है ये कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट में है? वो है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें है डीफ। और जो डीफ होता है, अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, 10 साल में आपने उसमें कोई भी लेन देन नहीं किया है, तो वो जो अकाउंट है वो डीफ हो जाता है, यानी वो जो पैसे हैं आरबीआई एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में लगा देती है। और अब जब आप चाहते हो कि हमारे को, अब भाई आपकी आंखें खुलती है कि मेरा अकाउंट भी था 10 साल बाद, तो आप उन रुपयों को वापस भी ले सकते हो और उनको वापस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिट सिग्नेचर डिफाइंड अंडर। जो डिजिटल जो सिग्नेचर होते हैं वो कौन से एक्ट में डिफाइन है? आरबीआई, आईटी है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, और थर्ड है कंपनी एक्ट, और फोर्थ है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका सही आंसर है आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये 2000 का है। इसमें डिजिटल साइन को डिफाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिस्क वेग इन इनऑपरेटिव अकाउंट। हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क में अकाउंट को बांटा गया है, लेकिन जो रिस्क वेग है वो जो इनऑपरेटिव अकाउंट है वो कौन से रिस्क में आता है? लो, हाई और मीडियम और नन ऑफ द ईच। कि मतलब जो इनऑपरेटिव अकाउंट है जिसमें कोई लेन देन ना हो रहा हो, वो हाई रिस्क में आता है। क्योंकि हाई रिस्क में इसलिए आता है कि बैंकर सोचता है कस्टमर आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो इसलिए इनऑपरेटिव अकाउंट हाई रिस्क में आता है। ये मैं प्रीवियस ईयर क्लास में बता चुका हूँ ये चीज़ें आपको, है ना। तो बाकी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाय नाउ एंड पे नाउ। बाय नाउ एंड पे नाउ इज द अंडर फैसिलिटी अवेलेबल। बाय नाउ और पे नाउ के स्लोगन पे कौन इनमें से काम करता है? आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से काम करता है बाय नाउ और पे नाउ, ये करता है डेबिट कार्ड, कि पहले खरीदो और फिर पेमेंट दो। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो करता है पे नाउ एंड पे लेटर के स्लोगन पे काम करता हो, कि पे अब करो और पे नाउ और पे लेटर के उस पर काम करता हो। नेक्स्ट, अंडर इंडिया स्टैंड अप स्कीम लोन इज टू बी गिवन इज सिटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेज विच ऑफ फॉलोइंग नॉट एलिजिबल। अगर इंडिया स्टैंड अप
एक स्कीम है, सरकारी स्कीम है ये। तो सरकारी स्कीम होने के नाते इनमें से कौन इसके अंडर में नहीं आता? इंडिया स्टैंड अप स्कीम के अंडर में कौन नहीं आता है? नया जो इंटरप्राइज है इनमें से कौन नहीं आता है? मैन्युफैक्चरिंग, फार्म फैसिलिटी, ट्रेडिंग या सर्विस? तो इनमें से अलग सा एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 2, फार्म एक्टिविटी। इंडिया स्टैंड अप स्कीम के अंडर में नहीं आता है। जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, एक एक बार इनको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मैं तो करवा रहा हूँ मिक्सअप क्वेश्चन। तो आप एक बार ज़रूर इन पे नज़र मारिए, सरकारी जितनी भी स्कीमें हैं। और नहीं तो आपको, अगर आप बोले तो आपके लिए एक क्लास स्पेशल सरकारी जितनी भी स्कीम है उसकी लाई जाए, अगर आप तैयार हो तो। अगला क्वेश्चन है, इन CGTMS में जो टी की स्टैंड फॉर्म है वो क्या है? वैसे पूरे CGTMS की स्टैंड फॉर्म है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इसमें आ गया है वैसे ट्रस्ट, तो ज़्यादा देखने की कोई वो नहीं है कि क्या होगी। इसमें ट्रस्ट आ ही गया है, तो उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ट्रस्ट की। ट्रस्ट, और ऑप्शन में भी ट्रस्ट। फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसडी स्टार 99। कहीं पे आज खांसी बहुत है, और अगर कहीं पे गलत बोल दिया गया हो तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना और सपोर्ट करना थोड़ा, क्योंकि खांसी बहुत है, हो रहा है ऊपर नीचे। सोच रहा हूँ कब वीडियो फिनिश हो, कब वीडियो फिनिश हो। तो CVV जो ATM के पीछे लिखा होता है CVV, तो उसकी उसकी जो फुल फॉर्म क्या होता है, 3 डिजिट का होता है। उसकी जो फुल फॉर्म है कस्टमर वेरिफिकेशन वैल्यू। उसकी कस्टमर का जो वेरिफिकेशन करना है उसकी वैल्यू का, ये होता है CVV जो ATM के पीछे लिखा होता है। RIDF, इसकी जो फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज कौन करता है? RIDF को, तो इसको करता है नाबार्ड। आज थोड़ा ऑप्शन जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि खांसी का ज़्यादा कहर हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है, हाउसिंग लोन प्रायोरिटी लिमिट। हाउसिंग लोन की कितनी लिमिट है जहाँ पर जो जनसंख्या है ना 10 लाख से ऊपर है? इसके बिहाफ पे हाउस लोन मिलता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि वहाँ पे अगर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है तो हाउस लोन कितना मिलेगा एक व्यक्ति को, एक कस्टमर को? 10 लाख, 35 लाख, 25 लाख या 45 लाख? तो उसको मिलेगा 35 लाख रुपए, जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। लेकिन इसमें और भी क्राइटेरिया होता है कि आप पे कितना आपकी इनकम है, वो चीज़ें भी वो करती है, मैटर करती है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि वहाँ 10 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर वाला शहर है और आपकी जो इनकम है वो 20,000 है, तो आप 35 लाख का लोन ले लोगे, वो नहीं मिलेगा आपको फिर। अकॉर्डिंग टू इनकम एंड अकॉर्डिंग टू एरिया पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई हेल्प यू कस्टमर विल बी एक्सटेंड एट ऑल ब्रांचेस हैविंग स्टॉप स्ट्रेंथ ऑफ डैश मोर। कि ये बोल रहा है कि जो मे आई हेल्प में जो कस्टमर रहती है, जहाँ पे पूछताछ के लिए रहती है, जो रहती नहीं रहता है उसमें मेल फीमेल जो भी होगा, तो वो कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है ब्रांचों के अंदर? तो यार तो पहली बार देखा इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट भी है। इसमें ऑप्शन है आंसर इसका एक्चुअली 10। अब क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा आप इसको देख के मेरे को बताएं कि क्या ये सही है या गलत है। इसमें तो अगर क्या पता आपको पता हो इसके बारे में कि कितनी है। द मिनिमम इंटरेस्ट पेबल इज सेविंग, सेविंग अकाउंट में मिनिमम जो इंटरेस्ट है वो कितना होता है? 0.5 रुपीज़ यानी 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। तो जो सेविंग अकाउंट है उसमें मिनिमम इंटरेस्ट होता है 1 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कुछ है नहीं क्योंकि आज जल्दीबाजी में हो गया। और इस टैगलाइन को याद रखना अब की बार क्लर्क पार। और आज थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेकें हुई होंगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट करोगे आपको भी सपोर्ट मिलेगा और मैं अपनी तरफ से लगातार आपको कंटेंट दे रहा हूँ। और आप भी लाइक और शेयर में कमी ना करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालें ताकि मैं आपके लिए क्लियर कर सकूं कि हाँ इसका ये आंसर है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको जैसे भी लगा हो। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक ओनली सब स्टाफ के लिए है जो मेरे भाई सब स्टाफ वाले हैं, बस उन्हीं को सब कीप एंड सपोर्ट है। ओके बाय।